हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। इसमें हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इसमें हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, सब कुछ। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, सब कुछ। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की। डिफाइंड एज द अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ आवर सराउंडिंग्स होली एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटीज़। जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनके थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एफर्ट्स भी हो सकते हैं। डायरेक्ट एफर्ट्स का मतलब कि हम डायरेक्ट कहीं किसी नदी वगैरह में गंदगी फेंक दें बहुत सारे लोग, और इनडायरेक्ट का मतलब कि एग्रीकल्चर के थ्रू जब पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह नदी, लेक या फिर ओशन में जाएंगे तो वो इनडायरेक्ट एफर्ट हो जाएगा। ठीक है। टू चेंजेज इन द फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, एयर और वाटर। जब लैंड, एयर और वाटर के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में एक हार्मफुली एक अलग सा चेंज आ जाए जो फेवरेबल हो, तो इससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पर और एनी डिजायरेबल लिविंग थिंग पर, जैसे कि पौधे हैं, प्लांट्स हैं। इस बार देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू हाउ दे परसिस्ट इन इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में वह किस तरह से परसिस्ट करते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का मतलब है कि परसिस्ट इन सेम फॉर्म, जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहते हैं। डीडीटी और प्लास्टिक, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, पूछता है ये। डीडीटी और प्लास्टिक। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बाई इंटरेक्शन अमंग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होने पर जो पोल्यूटेंट बनेगा वो होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जैसे कि पेन है ना, पेरोक्साइल नाइट्रेट, ये NO प्लस हाइड्रोकार्बन से बना है। ये प्राइमरी था, ये भी प्राइमरी है। ठीक है, दोनों ही प्राइमरी है, तो दोनों के मिलने से जो पोल्यूटेंट नया एक बन गया वो हो गया सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब है अपना अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्पोजल। सबसे पहले कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जो डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह का यूज करके वहाँ उसमें से गंदगी को निकाला जाए। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे एक बायो रेमेडिएशन, जिसमें बैक्टीरियाज का यूज करके गंदगी को बाहर निकाला जाता है। जैसे कि हम अपना जो किचन का जो वेस्ट निकलता है उसका यूज करके क्या करते हैं, उससे CH4 गैस बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, जिसमें CH4 निकलती है। जैसे कि सीवेज एक तरह का बायोडिग्रेडेबल है, इसे बायोलॉजिकल तरह से हम डिग्रेडेट कर सकते हैं। इसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिकम्पोज्ड, जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, जैसे कि प्लास्टिक। सिंपल से ये ग्लास, DDT। प्लास्टिक को थोड़ी डिग्रेडेट कर पाएंगे अपन लोग। इसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि ये ऑलरेडी अकर इन नेचर, जो कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अगर उनका कंसंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। जैसे कि CO2 होता है, हमको पता है कितना होता है, 0.2% ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर CO2 की वैल्यू बढ़ जाए, लगातार बढ़ती रहे, तो ये एक पॉल्यूटेंट बन जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अगर इसकी वैल्यू एक लेवल से बढ़ जाए तो एक पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद है क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव था, ये क्वालिटेटिव। ये एटमॉस्फेयर में नहीं होते, नेचर में नहीं होते। डू नॉट अकर इन नेचर एंड आर मैन मेड, ये मैन मेड है। जैसे कि हर्बिसाइड, ये घर लिखा हुआ है, हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड्स, DDT,
ये एक एग्जांपल है क्वालिटेटिव के। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के क्या कॉजेज हैं। सबसे पहला है अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है भाई? रूरल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, लोग अपना सामान अर्बन में बेचने आ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, ठीक है। और माइग्रेशन लगातार बढ़ रहा है। माइग्रेशन क्यों बढ़ रहा है भाई? एक तो अपना जॉब पाने के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ऐसे कई सारे रीजन है ना, एक स्टेटस प्राप्त करने के लिए, इसलिए माइग्रेशन बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन अपने आप बढ़ जाता है। अनकंट्रोल पॉपुलेशन और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों फैक्टर आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन तो अपने आप बढ़ेगा ना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब पॉपुलेशन का एकदम से ग्रोथ बढ़ जाएगा। हर चीज़ कहीं ना कहीं से पॉपुलेशन से जुड़ी हुई होती है। पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ती है तो चीज़ें अपने आप बिगड़ने लगती हैं। जैसे कि मान लो पॉपुलेशन का लेवल बढ़ा, ठीक है, तो अनकंट्रोल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर होगा। क्यों होगा भाई? जब लोग ज़्यादा होंगे तो खाने के लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा करना पड़ेगा। जब एग्रीकल्चर ज़्यादा करोगे तो ग्रेजिंग के लिए जगह कम पड़ेगी। अब ग्रेजिंग के लिए जगह कम पड़ेगी तो एक ही एरिया में ओवर ग्रेजिंग होगा। एक तरफ एग्रीकल्चर से लैंड कम हो गई और दूसरी तरफ ओवर ग्रेजिंग से लैंड बंजर हो गई, लैंड नॉन फर्टाइल हो गई। तो दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। इसके बाद फॉरेस्ट फायर्स, लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से जो जैसे ही जो टाइम आता है गर्मी का, तो फॉरेस्ट वगैरह अपने आप ही उनमें आग लग जाती है और जल जाते हैं। जैसे कि एमपी में बहुत सारे फॉरेस्ट जल जाते हैं इस टाइम पे। अभी अमेजन फॉरेस्ट का देखा था। ओके, इसके बाद रेडियो एक्टिविटी काफ़ी ख़तरनाक है भाई। न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं। वोल्कानिक एरप्शन से भी पॉल्यूशन होता है, क्योंकि अगर एक कंसनट्रेशन लेवल होता है, उस लेवल से ज़्यादा अगर कोई गैस निकलेगी तो वो हानिकारक है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स का मतलब अगर विंड्स में बहुत सारे मतलब धूल पत्थर कंकड़ वगैरह साथ में लेके उड़ेगी तो वो तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन करेगी, एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी पूरी। इसके बाद है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं एयर में कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं। एयर का कंपोजिशन है नाइट्रोजन 78% होता है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन अपना 21% के आसपास होता है। उसके बाद ऑर्गन भी होता है कुछ परसेंट। उसके बाद CO2 को शायद 0.2%, मैं शायद कंफर्म नहीं हूँ अभी। इसके बाद कॉजेज़ क्या हैं एयर पोल्यूशन के, जो ऊपर डिस्कस करिए वही मेन कॉजेज हैं सारे इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स, डोमेस्टिक कंबक्शन, है ना। कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स, अब इसमें ये देखते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें हम केवल इम्पोर्टेंट बस यही है कि हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अपने सल्फर ऑक्साइड्स का या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड या फिर और जो हैं उनका सोर्स क्या है। बस हमको ये मेन पता होना चाहिए उनका सोर्स क्या है। उससे पहले हम देखते हैं सबसे पहले एयर पॉल्यूशन होता क्या है। देखो ये एयर पॉल्यूशन है, ये कितना गंदा सीन है। ये दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है, दिल्ली। तो भाई ये दिल्ली का ये स्मॉग है, ये स्मॉग है। स्मॉग का मतलब है फॉग मतलब उस एरिया में जो कोहरा है प्लस स्मोक, धुआं, गंदगी, दोनों मिल जाएंगे तो स्मोक बन जाएगा। तो फिर इसके रीजंस क्या हैं? अभी दिल्ली में इतना स्मोक भाई हो क्यों जाता है? अक्टूबर के बाद दिल्ली में बहुत गंदी सिचुएशन हो जाती है। तो देखते हैं उसके क्या रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है, जियोग्राफिकल रीजन है सबसे बड़ा रीजन। तो एक जियोग्राफिकल रीजन क्या है कि उस टाइम पे ना एयर बहुत ही हल्की हो जाती है, बहुत धीमे बहती है। तो वो जो
तो एयर गंदगी को साथ में लेकर के नहीं उड़ पाती, जिस वजह से गंदगी वहीं फ्लोट करती रहती है नीचे की तरफ। ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसके बाद तो है ही बहुत सारे वेस्ट, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत बड़ा रीज़न है। कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत चलता है दिल्ली में। इसमें धुआं मतलब बहुत पतला सूट निकलता है एकदम, पीएम पर्टिकुलेट मीटर जैसा। इसके बाद पॉपुलेशन तो है ही है। पॉपुलेशन तो है ही, साथ में वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स का बहुत यूज होता है। प्राइवेट व्हीकल्स, अभी प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करोगे भाई तो ऑब्वियसली चारों तरफ व्हीकल्स ही व्हीकल नज़र आएंगे। और ये भी एक रीज़न है, जो पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में पराली वगैरह जलती है, पराली, वो भी एक थोड़ा बहुत रीज़न है ना। इसके बाद देखते हैं अब हम सल्फ़र ऑक्साइड्स का क्या सोर्स है। सल्फ़र ऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड, जो सल्फ़र है, सल्फ़र लीड बाई कोल कम्बक्शन। हम जो कोल कम्बक्शन का यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो उसमें सूट निकलता है कोल का, एकदम बारीक सा सूट टाइप में, मतलब बारीक सा कोल, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम देगा। सल्फ़र ऑक्साइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड लीड बाई एक्टिव वोल्कानोस और एमिटेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहाँ से होता है भाई? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बाय बैक्टीरिया, फॉरेस्ट फायर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। फॉरेस्ट फायर, लाइटनिंग, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से भी निकलता है। इसके जो कॉजेज जैसे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं वो पढ़ लेना, मतलब इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं रहती। इनको इकट्ठा एक जगह देख लेंगे कि किससे क्या बीमारी हो रही है। इसके बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड कहाँ से निकलता है भाई? स्पिल्स फ्रॉम द केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। और अपना कहाँ पे निकलता है ये? कंबक्शन ऑफ कोल, कोल का कंबक्शन करेंगे। और कोल, पेपर, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं, है ना। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम नेचुरल गैस ऑयल फील्ड्स, है ना, यहाँ से निकलता है। ऑर्गेनिक मैटर सीपेज, अमोनिया कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उसमें, फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। प्री कूलर सिस्टम ऑफ कोल्ड स्टोरेज से निकलता है, कोल्ड स्टोरेज से। अमोनिया के फर्टिलाइजर्स बनते हैं काफ़ी सारे। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए का CO के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल जो इंजन होते हैं ना, उनसे जितने भी गाड़ी वगैरह हैं वहाँ से निकलता है, इंजन से। इसका क्या होता है, इससे कॉजेज़ क्या करता है, इसके रीजन, इससे क्या हानि होती है भाई? हेडेक, डिजीनेस, ठीक है ना। और फॉर्म्स कार्बो हीमोग्लोबिन रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर ये हमारे शरीर में चला जाता है तो फेफड़ों में, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, सांस लेने में। कार्बन ऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है ये। इसके बाद है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, एक तरीका का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके बाद तंबाकू स्मोकिंग करोगे उससे निकलता है। लेड बहुत ही खतरनाक है, उसको भी आगे देखेंगे, लेड। इसके बाद सीमेंटिंग का डस्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करोगे तो सीमेंट का डस्ट निकलेगा। सोडियम क्लोराइड, एग्रीकल्चर केमिकल्स, सारे के सारे। इससे एसिड रेन होता है, NOx, आगे देखेंगे इसको अच्छे से, एसिड रेन को देखेंगे अच्छे से, NOx, SOx। इंडेक्स, अब ये इम्पोर्टेंट है इंडेक्स, 2 इंडेक्स पढ़ेंगे हम, 2। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देखते हैं सबसे पहले नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें सबको ये देखना है मेन कि इसमें पोल्यूटेंट कितने हैं, 12 पोल्यूटेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। 254 सिटीज़ में मॉनिटर किया जाता है इसको, 612 लोकेशन में, 254 सिटीज़ में। बाई कितने, कौन है? CPCB, ध्यान रखना, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB इन एसोसिएशन विथ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और पता होना चाहिए 12 पॉल्यूटेंस बाद हमको ये देखना चाहिए कि इसमें कौन नहीं है, और यही पता चल जाए ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट इसमें CO2 नहीं है, CO2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। देखो इसमें PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, PV, बेंजीन है, ध्यान रखना भाई, बेंजीन है, पायरीन है, आर्सेनिक, निकेल है, लेकिन CO2 नहीं है। देखो CO2 कहाँ है इसमें, CO2 नहीं है, CO है लेकिन CO2 नहीं है, तो ध्यान रखना है इसमें CO2 नहीं है। इसके बाद इट वाज यूज टू डेसिमेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एयर क्वालिटी अकॉर्डिंग टू एयर पॉल्यूशन एक्ट। और 2014 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नया एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया है, ये NAQI से मांगे देखेंगे, ये रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या है, देखो 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, 1 नंबर 1 कलर 1 ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये इसको आगे देखेंगे अभी। इसमें क्या है, टेक्निकल स्टडी अवार्डेड टू IIT कानपुर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये पता होना चाहिए कितने कैटेगरीज हैं और कितने पॉल्यूटेंट्स हैं। इसमें देखो 6 कैटेगरीज हैं और 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो 6 कैटेगरीज में देखो कौन कौन सी हैं, गुड, सेटिस्फैक्टरी, ध्यान से देखो इसमें वेरी गुड नहीं है, गुड है के बाद सेटिस्फैक्टरी है, गुड से पहले वेरी गुड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मॉनिटरी पॉल्यूटेंट्स, वेरी पुअर C1, के बाद 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO है, O3, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए, इसके बारे में पूरा कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है पता होना चाहिए, O3, NH3, PB, ठीक है, PB। इसमें भी देखो CO2 नहीं है, इसमें भी CO2 नहीं है, तो कौन CO2 नहीं है इसमें भी, देखो देखते हैं इसको। इसमें बताया था 6 कैटेगरी है, ये 6 कैटेगरी हैं जी, ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, CO2 नहीं था इसमें। जैसे जैसे इसमें वेरी पुअर और सीवर हो रहा है तो वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जा रहा है, कलर जब रेड कलर है और डार्क कलर हो गया तो कंडीशन और सीवर हो गई। दिल्ली में सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है, वेरी प्योर और सीवर तक इस सिचुएशन पे पहुँच जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है दिल्ली में। इसको देखते हैं एयर पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। जैसे कि छोटे मोटे एग्जाम MPPSC वगैरह उसमें तो डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि एयर पॉल्यूशन जो एयर एक्ट है वो कब आया था 1981 में आया था। इसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सा, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट कंट्रोल एंड अवेट पॉल्यूशन इन द कंट्री। अब तो एयर जो एक्ट वगैरह होते हैं उनमें हमें क्या देखना होता है बस कि ये ऑल ओनली वर्ड्स देखो कहाँ पर हैं, उनको अच्छे से दिमाग में रखो, और परमिट हमको कंसेंट कहाँ से मिल रहा है वो दिमाग में रखो, है ना, कंसल्टिंग किससे कर रहे हैं वो दिमाग में रखो। जैसे कि इसमें लिखा है कि अंडर दिस ऑल इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग विद इन द डेजिग्नेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज मस्ट ऑब्टेन ए कंसेंट परमिट फ्रॉम स्टेट बोर्ड्स, नॉट सेंटर बोर्ड, अगर सेंट्रल लिख दूँ तो गलत हो जाएगा ना, स्टेट बोर्ड्स, फ्रॉम स्टेट बोर्ड्स। इसके बाद स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब एमिशन स्टैंडर्ड्स, यानी स्टेट्स बोर्ड्स प्रिस्क्राइब करेंगे एमिशन स्टैंडर्ड्स, कौन करेंगे, स्टेट बोर्ड्स। स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब एमिशन स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स आफ्टर कंसल्टिंग किससे कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड से। सेंट्रल बोर्ड का रोल यहाँ पर है कंसल्टिंग में, आफ्टर कंसल्टिंग सेंट्रल बोर्ड एंड नोटिंग इट्स एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। चलो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। चलो बाय बाय।